बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज का हमारा टॉपिक स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट 1877 से रिलेटेड है एंड वी विल टॉक अबाउट सेक्शन 25 ऑफ स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट 1877। जैसा कि प्रीवियस लेक्चर में हमने देखा था सेक्शन 18 में कि जहां पर एक बंदा जिसके पास बेसिकली जो किसी भी प्रॉपर्टी से रिलेटेड टाइटल है वो अभी परफेक्ट नहीं है, तो क्या वो उस प्रॉपर्टी को सेल कर सकता है, और अगर कर सकता है या फिर उसने ऐसी प्रॉपर्टी सेल करने के लिए एग्रीमेंट कर दिया, तो उस तरह की सिचुएशन में जो परचेज़र है या फिर अगर उसने प्रॉपर्टी को लीज़ किया तो जो लेसी है तो उसके पास क्या राइट होगा रिलेटेड टू स्पेसिफिक परफॉर्मेंस। और उसमें हमने यही देखा था कि इस तरह की सिचुएशन में जो लेसी है या परचेज़र है वो स्पेसिफिक परफॉर्मेंस कोर्ट के थ्रू इन्फोर्स करवा सकता है। तो इसी तरीके से इसी सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए आज हम सेक्शन 25 की बात करेंगे। सेक्शन 25 में बेसिकली ये प्रोविज़न गिवन है कि जहाँ पर कोई भी आदमी किसी भी प्रॉपर्टी को सेल करने के लिए कॉन्ट्रैक्ट कर लेता है किसी और पार्टी से और उसके पास बिल्कुल भी कोई टाइटल नहीं होगा, यानी कि पहली सिचुएशन जो प्रीवियस लेक्चर में हमने देखी वहाँ पर कुछ टाइटल था लेकिन अभी वो अपनी परफेक्ट शेप में नहीं आया, लेकिन यहाँ पर उसके पास बिल्कुल भी कोई टाइटल नहीं होगा। या फिर जो दूसरी बात इसके अंदर की जाती है वो वॉलंटरी सेटलर की है। तो वॉलंटरी सेटलर के लिए हमें ये प्रोविज़न पूरी देखनी पड़ेगी और वहाँ पर हमें समझ आ जाएगा कि इसका क्या मतलब है। तो यहाँ पर भी हम ये चीज़ देखेंगे कि क्या ऐसा आदमी जिसने प्रॉपर्टी सेल करने के लिए कॉन्ट्रैक्ट कर लिया है जबकि उसके पास कोई टाइटल नहीं है, तो क्या सिचुएशन होगी रिलेटेड टू स्पेसिफिक परफॉर्मेंस, क्या वो स्पेसिफिक परफॉर्मेंस क्लेम कर सकता है या नहीं कर सकता, और इसमें जिस बंदे को वो प्रॉपर्टी बेची जा रही है उसके पास क्या रेमेडी इसमें हो सकती है। तो इसी को हम देखेंगे। तो चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। तो पहली चीज जो सेक्शन 25 के अंदर वो बता रहा है क्लॉज ए के अंदर कि जहां पर किसी बंदे के पास किसी प्रॉपर्टी से रिलेटेड कोई टाइटल नहीं है और उसको ये चीज़ उसके नॉलेज में है एट द टाइम ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है, और वो क्या करता है कि ये जानते हुए भी वो प्रॉपर्टी सेल करने के लिए कॉन्ट्रैक्ट कर लेता है। मिसाल के तौर पर अगर मैं हूँ, मेरी आप कह लें कि पोजेशन में या फिर मेरी पावर में एक प्रॉपर्टी है जो कि मेरी प्रॉपर्टी नहीं है, वो बिलोंग करती है किसी और बंदे से। अब होना तो ये चाहिए कि अगर मैं उस प्रॉपर्टी को सेल करने की कोशिश करूं तो कोई ना कोई मेरे पास लीगल इंटाइटलमेंट होनी चाहिए ऐसा करने के लिए, ठीक है। या तो मेरे पास उसको पावर ऑफ अटॉर्नी होगी या फिर मेरे पास किसी और तरीके से कोई इजाज़तनामा होगा या कोई सेटलमेंट होगी इस तरीके की कि मैं उसको सेल कर सकता हूँ। लेकिन अगर इनमें से कोई भी चीज़ मौजूद नहीं है तो फिर मैं उसको सेल नहीं कर सकता। अब यहाँ पर अगर मैंने ऐसी प्रॉपर्टी सेल करने की कोशिश की या एग्रीमेंट कर लिया तो फिर और बाद में जो परचेज़र है उसको ये बात पता चल गई कि मेरे पास कोई टाइटल नहीं है इस प्रॉपर्टी को सेल करने का, तो फिर वो कॉन्ट्रैक्ट से अगर रेप्यूडिएट करता है, फिर जाता है, तो इस तरह की सिचुएशन में मैं स्पेसिफिक परफॉर्मेंस क्लेम नहीं कर सकता, या अगर मैं कोर्ट में जाऊंगा तो कोर्ट मुझे स्पेसिफिक परफॉर्मेंस नहीं देगी, क्योंकि हमने पढ़ा है कि स्पेसिफिक परफॉर्मेंस एक डिस्क्रेशनरी रिलीफ है और इसको एक्सरसाइज करने के लिए बिल्कुल किसी किस्म का डाउट या किसी किस्म का शक नहीं होना चाहिए, और वो जो टाइटल है बेचने वाले का वो बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर होना चाहिए कोर्ट के आगे। इसमें एक इंटरेस्टिंग एलिमेंट ये है कि हम यहाँ पर बात करेंगे सिर्फ एट द टाइम ऑफ कॉन्ट्रैक्ट की। ये चीज़ पॉसिबल है कि जब कोई पार्टी कोर्ट के अंदर जाती है, सूट फाइल करती है, तो उस टाइम हो सकता है कि उसके पास टाइटल कंप्लीटली उस प्रॉपर्टी से रिलेटेड आ जाए, और जिस पार्टी की फेवर में वो कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है वो उसको कंफर्म करने की भी कोशिश करती है। या फिर जैसे मैंने पहली एग्जांपल में कहा कि अगर मेरे पास कोई प्रॉपर्टी है और मैं किसी और बंदे को बेच रहा हूँ, ठीक है, और मालिक कोई और है, तो इसी एग्जांपल के अंदर अगर मालिक एट द टाइम ऑफ फाइलिंग ऑफ सूट इस चीज़ को आकर कंफर्म भी कर देता है कि भाई मुझे कोई इतराज़ नहीं है कि ये प्रॉपर्टी मेरी सेल हो रही है, ठीक है, लेकिन चूंकि लॉ यहाँ पर हमें मना कर रहा है कि जब एक बंदा बेच रहा है, बेचने वाला जो कॉन्ट्रैक्टिंग पार्टी है उसके पास टाइटल कंप्लीट होना चाहिए। तो इस तरह की सिचुएशन में जो ओरिजिनल मालिक है बेशक वो अपनी कॉन्सेंट भी दे दे
तो तब भी ये वाली क्लॉज अप्लाई होगी और वो जो कॉन्ट्रैक्ट है उसकी स्पेसिफिक परफॉर्मेंस कोर्ट अलाउ नहीं करेगी। अब दूसरी सिचुएशन इसमें ये आ जाएगी कि जहाँ पर जो प्रॉपर्टी बेचने वाला है, जो सेलर है, उसको एक रीज़नेबल आप ये कह लें कि एप्रीहेंशन होगी कि उसके पास प्रॉपर्टी को सेल करने का टाइटल मौजूद है, लेकिन हकीकत में ये बात नहीं होगी। या फिर हम ये कह सकते हैं कि जब वो सेल का कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है या सेल कंप्लीट हो रही है तो वहाँ पर उसका जो टाइटल है वो अंडर रीजनेबल डाउट आ सकता है। जैसे मैंने पहले कहा कि जब आपने प्रॉपर्टी बेचनी है तो वहाँ पर किसी किस्म का रीजनेबल डाउट भी नहीं होना चाहिए, कोई शेडो ऑफ डाउट भी नहीं होना चाहिए रिलेटिंग टू द एंटाइटलमेंट ऑफ द सेलर। इस वजह से दूसरी जो एग्जांपल है वहाँ पर सिचुएशन पहले वाली जो प्रोविजन है उससे इस तरीके से मुख्तलिफ है कि पहली प्रोविजन में हमने ये देखा कि उस बंदे को पता है कि उसका टाइटल एट द टाइम ऑफ कॉन्ट्रैक्ट नहीं है, जबकि दूसरी एग्जांपल में वो बंदा ये बिलीव करेगा, वो बंदा ये समझेगा कि आई हैव द गुड टाइटल टू सेल द प्रॉपर्टी, लेकिन हकीकत में ऐसा नहीं होगा। मिसाल के तौर पर ए एक पर्सन है और वो अपनी प्रॉपर्टी बिक्वेथ कर देता है, दे देता है ट्रस्टीज को, ट्रस्टीज के हवाले कर देता है और वो ट्रस्टी से कहता है कि अगर आपने इन प्रॉपर्टीज को सेल करना होगा तो उस तरह की सिचुएशन में आप पर्सन बी से रिटन कॉन्सेंट ले लेंगे। अब क्या हुआ कि पर्सन बी उनको जनरली एक कॉन्सेंट दे देता है कि आप ये प्रॉपर्टी, जो भी प्रॉपर्टी, अगर वो एक से ज़्यादा प्रॉपर्टीज़ हैं तो आप वो सेल कर सकते हैं, और अगर पूरी की पूरी प्रॉपर्टी है तो वहाँ पर वो कह देता है कि आप कुछ हिस्सा उसका सेल कर सकते हैं। अब यहाँ पर क्या होता है कि ट्रस्टीज एक पर्सन सी के साथ एक कॉन्ट्रैक्ट कर लेते हैं फॉर दी सेल ऑफ प्रॉपर्टी। अब यहाँ पर लॉ ये कहता है कि जब आपने स्पेसिफिकली किसी बंदे को प्रॉपर्टी सेल करनी है इसी एग्जाम्पल के अंदर, तो वहाँ पर अगेन आपको कॉन्सेंट लेनी पड़ेगी, क्योंकि यहाँ पर बेसिकली एक डाउट क्रिएट हो रहा है कि आया उनके पास वो टाइटल अभी कंप्लीट है या नहीं है, या कहीं ऐसा तो नहीं है कि जब वो सेल कंप्लीट करने लगे तो वहाँ पर जो पर्सन बी है जिसकी कॉन्सेंट दरकार थी तो वो उसके अंदर कोई ऐसी बात कर दे कि जिसकी वजह से डाउट क्रिएट हो जाए, वो ये कह दे कि भाई ये प्रॉपर्टी मेरी सेल करने के लिए आपको स्पेसिफिकली रिटन कॉन्सेंट लेनी चाहिए थी। तो बेसिकली यहाँ पर दोनों पार्टीज के राइट्स को प्रोटेक्ट करने के लिए लॉ ने ये सिस्टम यहाँ पर वजह किया है। तो ये सिचुएशन जो है हमारी सेकंड एग्जांपल में या सेकंड प्रोविजन में क्रिएट होगी रीजनेबल डाउट के हवाले से। इसमें जो क्लॉज सी है या इसकी थर्ड प्रोविजन है वो ये कहती है कि जहाँ पर जो सेलर है वो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल से पहले उस प्रॉपर्टी से या उस सब्जेक्ट मैटर से रिलेटेड किसी के साथ सेटलमेंट कर लेता है, चाहे वो सेटलमेंट वो पैसे लेकर करे या फिर वो सेटलमेंट अपनी प्रॉपर्टी से रिलेटेड किसी को गिफ्ट कर सकता है, हिबा कर सकता है, या विदाउट एनी कंसिडरेशन वो किसी के को दे सकता है। तो किसी भी सिचुएशन में चाहे वो सेटलमेंट कंसिडरेशन लेकर की गई है या विदाउट कंसिडरेशन की गई है, अगर तो पहले सेटलमेंट मौजूद है और उसके ऊपर एक सेलर उस प्रॉपर्टी से रिलेटेड सेल कॉन्ट्रैक्ट कर लेता है और आफ्टरवर्ड्स जो परचेजर है उसके नॉलेज में ये बात आ जाती है कि भाई पहले से इस प्रॉपर्टी पर सेटलमेंट हो चुकी है और वो उस कॉन्ट्रैक्ट से बैकआउट कर लेता है, तो इस तरह की सूरत हाल में जो सेलर है वो स्पेसिफिक परफॉर्मेंस उस प्रॉपर्टी के लिए क्लेम नहीं कर सकता। मिसाल के तौर पर ए पर्सन ए, उसकी एक प्रॉपर्टी है, वो क्या करता है आउट ऑफ लव एंड अफेक्शन अपने एक भाई के नाम और उनके बच्चों के नाम वो प्रॉपर्टी कर देता है। वो कहता है जी कि ये प्रॉपर्टी आपकी हो गई आज से, ठीक है, या फिर मेरे मरने के बाद ये आपकी हो जाएगी, या इसी तरह की वो कोई सेटलमेंट करने की कोशिश करता है, या कहता है कि मैं अपना जो हिस्सा है वो आपकी फेवर में सरेंडर कर रहा हूँ। अब क्या होता है कि ये चीज़ उसने कह दी या कर दी और उसके बाद उसी प्रॉपर्टी से रिलेटेड वो एक सेल एग्रीमेंट कर लेता है किसी और बंदे के साथ। अब इस तरह की सिचुएशन में अगर जो परचेजर है वो बैकआउट करने की कोशिश करता है तो ये जो पर्सन ए है ये उस प्रॉपर्टी से रिलेटेड स्पेसिफिक परफॉर्मेंस नहीं क्लेम नहीं कर सकता, या अगर वो कोर्ट में जाएगा तो कोर्ट स्पेसिफिक परफॉर्मेंस को रिफ्यूज कर देगी। क्यों? क्योंकि उसने ऑलरेडी एक सेटलमेंट की हुई है और यहाँ पर भी सिचुएशन वही बनती है कि उसका जो टाइटल है या फिर जो सब्जेक्ट मैटर ऑफ द प्रॉपर्टी है उसको वो बिल्कुल क्लियर नहीं है। सिचुएशन में 100% जब तक क्लैरिटी नहीं होगी तो स्पेसिफिक परफॉर्मेंस की जो रेमेडी है वो कोर्ट कभी भी अवॉर्ड नहीं करेगी। तो इस तरह की सारी सिचुएशंस के अंदर जो प्रॉपर रेमेडी, अगर एक पार्टी की एंटाइटलमेंट बनती भी है किसी रेमेडी को लेने की,
तो वो मैक्सिमम डैमेजेस हो सकते हैं और वो भी अकॉर्डिंग टू फैक्ट्स एंड सर्कमस्टांसेस ऑफ द केस होंगे। हर केस में डैमेजेस भी नहीं मिलते, लेकिन अगर एट द एंड ये कंक्लूजन हो जाती है कोर्ट की तरफ से कि नहीं यार ये जो सेलर है इसके साथ भी ज्यादती हो रही है और इसके साथ भी इक्विटी एंड फेयर प्ले हमें अप्लाई करना चाहिए, तो कॉन्ट्रैक्ट खत्म होने की सूरत में फिर वो डैमेजेस कोर्ट उसको अवॉर्ड कर सकती है। तो ये था हमारा आज का टॉपिक। उम्मीद है मैं कुछ समझा पाया हूँगा। मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।